Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the midterm of MTH 621 real analysis. midterm में दो ही चैप्टर हैं हमारे, एक है रियल नंबर सिस्टम और दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिवर्सल सेट हम कंसीडर करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। प्रॉपर सबसेट क्या था? वी से दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए में ना हो तो हम उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अगर सारे के सारे मौजूद हों तो फिर इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। में ए में 1 2 3, बी में भी 1 2 3 है, ए जो है वो सबसेट होगा बी का। बी को सुपर सेट भी कहते हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनकी कार्डिनलिटी सेम हो। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। तो इसमें क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास आ जाएगी 4। तो पावर सेट में सबसे पहला सेट तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। उस सेट के एलिमेंट्स को हम एक एक करके लिख लेंगे, फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4, तो 16 एलिमेंट्स ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी हमारे पास आ जाएगी 16। अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सेट विद ओनली वन मेंबर एक्स नॉट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इंटरसेक्शन यूनियन का हमें पता है। सेट्स को हमने वेन डायग्राम से शो किया हुआ है। टी सब सेट है एस का, तो फिर हम उसको इस तरह शो करेंगे, यानी कि एस सुपर सेट है टी का और टी सब सेट है एस का। ये जो है ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ये डिसजॉइंट है। जिनमें जॉइंट नहीं होगा उनको हम डिसजॉइंट बोलेंगे। इनके जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है वो डिसजॉइंट है, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है वो डिसजॉइंट भी नहीं है। यूनियन में ज़ाहिर है सारा आपने कलर करना है, इंटरसेक्शन में आपने जो इंटरसेक्शन है सिर्फ उसी को कलर करना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एनी 5 नेचुरल नंबर्स, एनी 5 में कौन से आ रहे हैं एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। एनी 5 नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ सेट because it is not well defined. You have 3 ways to write a set. Tabular method है, descriptive method, set builder notation. Tabular क्या है? is equal to 1 2 3 4 5. Descriptive क्या होगा? of first 5 natural numbers is equal to x belongs to n and x is less than equal to 5. Natural numbers 1 से शुरू हो रहे हैं, whole numbers 0 से शुरू हो रहे हैं। Natural numbers का दूसरा नाम है set of positive integer. whole numbers का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर। प्राइम नंबर्स जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे होते उनको कहते हैं। 2 से शुरू होते हैं। 1 इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 से शुरू हो रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स क्या? पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6। अब -2 -4 -6 ये भी इवन नंबर्स ही हैं। अगर 2 इवन है तो -2 भी इवन है। ऑड इंटीजर्स कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी यूनिकली रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनकी कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप 2 प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 6 आप उसको 2 3 6 कह सकते हैं। अगर आपने प्राइम नंबर ट्रेस करना है तो 2 रेज़ टू पावर p माइनस 2 को आप p से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका मतलब होगा p प्राइम है। फर्मेट था ये एक मैथमेटिशियन जिसने 19th सेंचुरी में बताया था। एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। इसमें आप p की जगह 5 पुट करके चेक करें। 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, 32 माइनस 2 बाई 5, 30 बाई 5 6 आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अब 6 चेक करके देख लें। 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, 64 माइनस 2 बाई 6, 62 बाई 6। अब 62 को 6 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे एक वर्ड यूज हो रहा है डाइपेंटाइन। हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि ये इक्वेशन डाइपेंटाइन है या नहीं है। डाइपेंटाइन इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, यानी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसमें कोफिशिएंट्स का इंटीजर होना जरूरी है। वेयर द सॉल्यूशंस आर सॉर्ट इन इंटीजर आर रेशनल, और जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो इंटीजर फॉर्म में हो या रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है। 2x + 3y = 5। ये डाइपेंटाइन क्यों है? क्योंकि ये देखें 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर। जब इसको सॉल्व करते हैं आपके पास x का आंसर 1 आ रहा है, y भी 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो भी एक इंटीजर है, इसलिए ये इक्वेशन डाइपेंटाइन इक्वेशन है। मैथमेटिकल इंडक्शन पे आते हैं। लेट Pn बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स आर z पॉजिटिव। या कि मैं आपको बात बता चुका हूँ कि n कहीं या z पॉजिटिव कहीं बात एक ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो P1
ट्रू होना चाहिए। ये हम n की जगह पे 1 पुट करके चेक कर लेंगे कि वो ट्रू है या नहीं। अगर ये यहीं पे अगर ये ट्रू नहीं होता तो मैथमेटिक इंडक्शन फेल हो जाएगी। फिर आप पी एन ट्रू ये लेट कर लेंगे, यानी कि n की जगह आप k लिख के उस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे और उसके बाद आप n की जगह k+1 पुट कर लें और उसको ट्रू प्रूव करेंगे। अगर वो प्रूव हो जाता है तो ये जो हमने लेट किया हुआ होगा हम कहेंगे ये भी ट्रू है, यानी कि पी एन इज ट्रू इम्प्लाइज पी एन प्लस वन इज ट्रू, देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और जी पॉजिटिव। अब इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं कि स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अप टू स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ऑफ 1 आ गया, राइट साइड पे 1/6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल हो जाते हैं। assume that the statement is true for n is equal to k। n है वहां पे हम k पुट कर देंगे, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अप टू स्क्वायर ऑफ k is equal to 1/6 into k plus 1 into 2k plus 1। Adding whole square of k plus 1 on both the sides through this, we get square of 1 plus square of 2 plus square of 3 up to square of k plus whole square of k plus 1 is equal to 1 into k plus 1 into 2k plus 1 plus whole square of k plus 1। राइट साइड पे हम k plus 1 अगर कॉमन ले लें हमारे पास आ जाएगा 1 into k into 2k plus 1। यहाँ पे स्क्वायर था, कॉमन आ गया, ये बच गया। अब 1/6 भी आप कॉमन ले लें, k इंटू 2k प्लस 1 यहाँ पे, क्योंकि 1/6 कॉमन तो था नहीं तो हमें 6 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस लिंक को आप ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 विच शोज दैट द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल सेगमेंट। पहले मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। लिखा हुआ 1 2 3 अप टू 20। अब 20 से पीछे 1 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं तो इनिशियल सेगमेंट है, ना होते तो नहीं था। जैसे 2 4 6 8 10। अब इसमें 10 से पीछे हमारे पास नेचुरल नंबर मिस हैं तो ये इनिशियल सेगमेंट नहीं है। सेट विच कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n, और इफ इट कंटेन्स ऑल प्रीडिसेसर्स। हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरह की बात आए। एम्प्टी सेट इज आल्सो इनिशियल सेगमेंट, n इटसेल्फ इज आल्सो इनिशियल सेगमेंट। और प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इनिशियल सेगमेंट I ऑफ n is a non-empty subset of natural numbers with the property that if n belongs to I and m is less than equal to n, then m also belongs to I। हम फंक्शंस को ज़रा डिटेल में चेक करते हैं, क्योंकि आगे जब आप डेट काइंड सेट और ये उस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको फंक्शन, उसमें से इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। प्लस बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे लिखेंगे। सबसे पहला रिलेशन आपका होगा फाई एम्प्टी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम एक एक करके लिखेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर दो दो करके लिखने, 1 3 1 4, फिर क्या होगा 1 3 2 3, फिर क्या होगा 1 3 2 4, 1 4 2 3 1 4 2 4। अब 3 3 करके उठाएंगे, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4। चार चार करके लिखना, 1 3 1 4 2 3 2 4। 16 रिलेशन हो गए टोटल। नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। जनरल फार्मूला इसका क्या था, 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n। कौन सा रिलेशन फंक्शन है? एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात ये है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये रिपीटिशन हो गई। जब रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखें आप, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, इसमें रिपीटिशन नहीं आई है, हमारे काम की चीज आ गई। इस दूसरी कंडीशन क्या है, चेक करेंगे डोमेन हमारे पहले सेट के इक्वल है या नहीं है। पहला सेट हमारा कौन सा है, ए। अब हम देखेंगे डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल आई है, ये कोई नहीं। डोमेन का मतलब क्या है जी, फर्स्ट एलिमेंट। R7 की डोमेन क्या है, 1 2। डोमेन ऑफ R7 इज इक्वल टू 1 2। और पहला सेट भी हमारा 1 2 है, यानी कि इक्वल आ गई। डोमेन ऑफ द रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। ये दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये फंक्शन है। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपने एक ब्लॉक में लिख लेना है, 1 2। ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उसको आपने दूसरे ब्लॉक में लिख लेना है। अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर आपके पास 1 3, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है और 2 जो है वो भी 3 पे मैप कर रहा है। जो पहले वाला सेट है ना, आपको इसको आप x का नाम दें और इसको y लिखता हूँ। इनके दरमियान एक फंक्शन बना रहे हैं,
इसको भी x और इसको भी y। x के एलिमेंट्स है 1 2, y का एक एलिमेंट 3। x के हर एलिमेंट में से एक ही रे निकल रही है, ऐसे आपको पता चल जाएगा वो फंक्शन है या नहीं है। अब ये x का जो एक एलिमेंट है उसमें से दो रेज निकल गई हैं, तो जब x के किसी एक एलिमेंट में से दो रेज निकलेंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए x के एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट कर, y को नहीं आपने देखना। a के एलिमेंट्स देखें 1 2 3, b के एलिमेंट्स देखें 4 5 6, नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज नो एरो कमिंग फ्रॉम 3 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 6, 3 की भी इमेज है 6। 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 6 पे मैप हो रहा है, 3 b 6 पे मैप हो रहा है, तो इसकी रेंज है 4 6। कोडोमेन इसकी ये सारी है 4 5 6 7। पहला रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज आल्सो कॉल्ड इमेज। और ये जो x के पॉइंट्स हैं इनको हम प्री इमेज का नाम देते हैं। 4 इज एन इमेज ऑफ 1 बट 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। पहली टाइप है 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। a2 पे मैप हुआ है, b1 पे मैप कर लिया, c3 पे मैप कर लिए। अब ये नहीं हुआ कि a को 2 पे मैप करके तो b को भी मैं 2 पे मैप कर देता, 1 to 1 नहीं होना था। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ये देखें a1 पे मैप हुआ, b2 पे मैप हुआ, c3 4 मिस हो, बेशक मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, ये बेशक मिस हो गया, नो इशू। मैप जो होगा वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, a2 पे मैप, b4 पे मैप, c दोबारा 2 पे मैप हो गया है, 1 to 1 नहीं रहा। नॉट 1 to 1 फंक्शन बिकॉज a and c आर मैप्ड ऑन द सेम एलिमेंट। नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x आर मैप्ड ऑन टू द सेम एलिमेंट। x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग सेम ना हो, मतलब आपके पास डिफरेंट x के अकॉर्डिंग डिफरेंट y आ रहा हो। अ फंक्शन f from x to y is 1 to 1 if and only for all x1 x2 belongs to x। if x1 is not equal to x2 then f of x1 is also not equal to f of x2। x1 x2 के अगर इक्वल नहीं है तो f of x1 भी f of x2 के इक्वल ना हो। if x1 is not equal to x2 but f of x1 is equal to f of x2 then it is not a 1 to 1 function। इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ टू 1 भी मैप है, 2 भी मैप है, 3। अब बेशक ये 3 दो दफा मैप हो गया, कोई इशू नहीं है, आपको मिस नहीं आप होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप जरूर हो। नो मिस इन y में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। y में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा हो। y में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो। 1 भी मैप हुआ हुआ है, 2 भी हुआ हुआ, 3 भी हुआ, ठीक है। अब इसमें देखें b मैप है, वो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। हम लफ्जों में हम कहते हैं कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गई है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज सब्जेक्टिव और ऑन टू इफ एंड ओनली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, इनके y के सारे एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू x such that f of x is equal to y and if f of x is not equal to y then it is not on to। बाइजेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आगे आप इनवर्स देखेंगे ना तो उसमें इनवर्स फाइंड करने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? एक फंक्शन अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन इज सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव then such kind of function is called बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल the f of x is equal to x cube। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन निकलेगा। ग्राफ भी ड्रा कर दिए, एरो डायग्राम हो गई, a3 पे मैप हुआ है, c1 पे मैप हुआ है, b2 पे मैप हुआ है। फील्ड इज अ सेट, उसके लिए हम f लिख देते हैं। टुगेदर विद टू लॉज ऑफ कंपोजिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सच दैट abc बिलोंग्स टू f द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉज होल्ड कर रहे हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट इसमें इन्होंने नहीं लिखा हुआ, इसमें राइट भी होता है, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए। देयर आर डिस्टिंक्ट मेंबर्स 0 and 1 सच दैट a plus 0 is equal to a1 is equal to a for all a। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो दोनों भी उस सेट में मौजूद होने चाहिए, और जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब के एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो दोनों भी सेट में मौजूद होने चाहिए, तब वो सेट फील्ड कहलाएगा। ये एंड मेरी माँ को उन्होंने दे दिया था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो होल्ड्स। क्वेश्चन है, इज द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ फील्ड? नो, इट इज नॉट अ फील्ड बिकॉज इट लैक्स द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो फील्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट है डेड काइंड इन्फिनिट सेट। डेड काइंड डिफाइंड अ सेट ए टू बी इन्फिनिट इफ देयर इज एन इंजेक्टिव मैपिंग जे फ्रॉम ए टू ए विच इज नॉट ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव हो लेकिन सब्जेक्टिव ना हो। Such sets are called dead kind infinite sets. Show that n is dead kind infinite. The mapping f from n to n defined by f of n is equal to 2n. अब जब आप इसमें n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करना शुरू करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि उसमें मिस हो भी जाए तो इशू नहीं है, मिसिंग इज़ नॉट एन इशू बट रिपीटिशन इज़ एन इशू, यानी कि इंजेक्टिव हो मिसिंग हो भी जाए कोई मसला नहीं, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए रेंज के एलिमेंट्स में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इन्फिनिट सेट। काउंटेबल सेट्स, तो काउंटेबल सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिन सेट्स की बाइजेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस्टेब्लिश की जा सकती हो, उन सेट्स को हम काउंटेबल सेट्स कहते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट दैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ए इज काउंटेबल, अगर ए काउंटेबल है मतलब क्या है कि ए की बाइजेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस्टेब्लिश की जा चुकी हो तब ए काउंटेबल होगा। नेचुरल नंबर की सजेक्शन ए से इस्टेब्लिश की जा चुकी हो, ए की इंजेक्शन नेचुरल नंबर से इस्टेब्लिश की जा चुकी हो। सेट n क्रॉस n इज काउंटेबल। अब ये चेक करते हैं कि n क्रॉस n काउंटेबल है या नहीं है। सेट n हमने लिख लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन, दूसरा भी सेट n लिख लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 अप टू सो ऑन, 3 1 3 2 अप टू सो ऑन, 4 1 4 2 4 3 अप टू सो ऑन। अब हम इसको अरेंज करेंगे लोअर टू अपर, ये जैसे मैंने एरो दिए हुए हैं, पहले वाला आप छोड़ देते हैं, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया। अब आप इसको लिख लें, देखें जैसे मैंने लिखा हुआ पहला 1 1 वाला ऑर्डर पेयर, उसी तरह फिर 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3, फिर आ जाएगा 4 1 3 2 2 3 1 4 अप टू सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस बन चुकी है। सीक्वेंस बनने का मतलब भी यही होता है कि वो काउंटेबल है, इनके n क्रॉस n इज काउंटेबल। एक बात आपको और भी बता दूं कि काउंटेबल सेट्स का यूनियन भी काउंटेबल होता है। इंटीजर्स का सेट जो है वो भी काउंटेबल है, अलजेब्राइक नंबर्स का सेट भी काउंटेबल है, रेशनल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल है, इरेशनल का काउंटेबल नहीं है। तो इसी वजह से सेट ऑफ रियल नंबर्स भी काउंटेबल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। q जीरो भी ना, लोएस्ट फॉर्म भी हो, मतलब सबसे पहले आपने उनकी कटिंग करनी है। अगर 4/2 लिखा हुआ तो 2 2 4, पहले आपने उसको काट के लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है 5/7। लेकिन न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर से है या नहीं है, यस। डिनोमिनेटर इंटीजर से बिलोंग करता है, नहीं, यस। लोएस्ट फॉर्म भी है, कटिंग भी हो गई है, नीचे ज़ीरो भी नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। एक डेसिमल में लिखा हुआ फिर कैसे पता चलेगा? डेसिमल के बाद नंबर रुक गया है, जैसे ये देखें मैं 0.5 लिखा, यहाँ पे स्टॉप हो गया, 5 से आगे कुछ भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। जो भी नंबर रुक जाएगा ना वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर रुक नहीं रहा तो आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि उसमें आपको कोई ऑर्डर नज़र आ रहा है, कोई तरतीब नज़र आ रही है या नहीं। अगर तरतीब नज़र आ रही है तो फिर भी वो रेशनल ही है। जैसे ये देखें 0.33333 अप टू सो ऑन, अभी एक ऑर्डर है 333, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी आपको एक ऑर्डर नेक्स्ट में नज़र आ रहा होगा 0.345 345 345। ये इन पर डॉट्स की बजाय वो ऊपर बार दे देते हैं, तो इसका भी यही मतलब होता है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। कि पाई को हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं, एग्जैक्टली नहीं। अगर पाई नहीं लिखा हुआ 22/7 है, ये नंबर बजाते खुद रेशनल है। 22 जो है ये भी इंटीजर है, 7 जो है ये भी इंटीजर है, ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होगा। कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एक्स साइज दैट एक्स इज नॉट अ रेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो वो जैसे √2 है। अब √2 जो है ये इंटीजर नहीं है, यानी कि ये जो बात है इसमें से एक भी इंटीजर से बिलोंग ना करता हुआ तो वो रेशनल नहीं होगा। पाई जो है वो इरेशनल है, 22/7 है तो वो रेशनल है। पाई की वैल्यू आपके पास इस तरह की आती है 3.1416 अप टू सो। इसमें आपको कोई ऑर्डर नहीं नजर आ रहा कि रेशनल या इरेशनल, दोनों में से कोई भी नंबर हो, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड सेट और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव,
तो पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एंटीसिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो फिर ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ऑर्डर्ड सेट क्या है और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर, कंप्लीमेंट इफ एंड ओनली ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए बी आर से बिलोंग नहीं कर रहा, आर के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर। इनवर्स रिलेशन क्या है, बी ए आर है आपके पास 1a 2b 3a, x को y और y को x बना दे, 1a है a1 लिख दी, 2b है b2 लिख दी, 3a है a3 लिख दी। ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। इनवर्स रिलेशन और चीज है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन और चीज है। आइडेंटिटी रिलेशन, अ बाइनरी रिलेशन I is called the identity relation on A if I is equal to A and A belongs to capital। अब इस ऑर्डर्ड पेयर पे सिर्फ आप गौर करें, A सेम x and सेम y, 1 1 2 2 3 3 4 4। Reflexive, a relation R on set A is said to be reflexive relation if R contains the identity relation। किसी रिलेशन में अगर आइडेंटिटी रिलेशन आ रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सेट ए आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इस रिलेशन को देखें कि क्या इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है। बाकी जो भी हैं एलिमेंट उनको छोड़ दें, देखें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है, यस। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे 1 1 है ये अपने आप से रिलेट हुआ है, 2 2 अपने आप से रिलेट हुआ, 3 3 अपने आप से रिलेट हुआ, 4 4 अपने आप से रिलेट हुआ। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये भी ध्यान में रख लें। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो reflexive relation। Symmetric relation, R is symmetric relation of A if and only if A B belongs to R implies that B A also belongs to R। अगर A B R में है तो B A B R में मौजूद हो, for all A B belongs to A। और डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज if A R B then B R A। 1 1 1 3, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है ये है, ये देख 1 3 है R1 में तो 3 1 भी होना चाहिए था, है। 2 4 है जी इसमें तो 4 2 भी होना चाहिए था, ठीक है जी वो भी है। तो इस तरह का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये भी है, ये देखें 1 1 तो जब आप इसको चेंज करेंगे वापस 1 1 नहीं आएगा ना, ये भी है, समझ लें। 1 1 2 2 3 3 को तो छोड़ ही देना, 4 4। अच्छा देखें 4 3 पे मैप हुआ है तो 3 4 पे मैप होने वाला बी ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए था, कोई नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया कौन सिमेट्रिक। नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन because 4 maps on 3 but 3 doesn't map on 4। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट्स देखते हैं। पहली बात तो ये R is transitive relation if for all A B C belongs to A B belongs to R and B C belongs to R then A C also belongs to R। बस अगर A B रिलेशन में है, B C भी उस रिलेशन में है तो ए सी भी वापस उस रिलेशन में। 3 एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी, ए बी पे मैप हो रहा है, बी सी पे मैप हो रहा है, तो ए बी वापस सी पे मैप हो, इस तरह का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए आर बी एंड बी आर ए देन ए आर सी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना डिस्टिंक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा वो क्लियर हो जाता है, वो देखने में ज़रा आसानी से बात पता चल जाती है। 1 1 छोड़ दें इसको, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है तो वापस 1 को भी 3 पे होना चाहिए था, हो गया है। 1 2 2 4 4 3 3 1, 1 2 पे मैप, 2 4 पे मैप, 4 3 पे मैप, 3 वापस 1 पे मैप। ट्रांजिटिव कोई नहीं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 2 पे और 2 4 पे, तो 1 को दोबारा 4 पे होना, यानी कि 1 4 वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें इधर चाहिए था, 1 4 वाला नहीं है यहाँ। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें ये तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, जो भी तीनों हमने पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव वो जिसमें आइडेंटिटी था, सिमेट्रिक यानी कि अगर ए भी उसमें है तो बी ए भी हो, और ट्रांजिटिव जो भी देखा है, यानी कि ये तीनों रिलेशन अगर किसी रिलेशन में मौजूद हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। रिलेशन R on set A is called an equivalence relation if and only if R is reflexive, symmetric and transitive। ये देखिए पहला रिफ्लेक्सिव
ए आर ए सिमेट्रिक ए आर बी देन बी आर ए, और तीसरा ट्रांजिटिव ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। ये हमने लिख लिया जी 1 2 3 4 5। रिलेशन हमने लिखा जी 1 1 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2। ए के हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे, 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बना 1 1 2 2 3 3 4 4। पहली बात तो ये आइडेंटिटी से ही चेक करना है। आप देखें इसमें आपको ये आइडेंटिटी रिलेशन नज़र आ गए 1 1 2 2 3 3 4 4। उसके बाद सिमेट्री भी देख लें जी 2 4 है 4 2 भी है, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव आप देखेंगे वो भी इसमें होल्ड कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे इन्वर्स रिलेशन बताया था, जब मैं आपको कहा था इन्वर्स रिलेशन और चीज़ है और कंप्लीमेंट वाला रिलेशन और चीज़ है। अगर आप किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें, किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें और आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन आ जाए, तो उस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए ए है 1 2 3, एक रिलेशन हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 1 2। इसका इन्वर्स में मैंने आपको क्या बताया था, आपने एक्स वाई चेंज कर देने, एक्स वाला वाई की जगह पे वाई वाला एक्स की जगह। ये तो चेंज करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 1 ही 1 1 2 2 3 3। ये देखिए 1 2 तो इन्वर्स है तो क्या बन गया 2 1। अब हम इनका इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। अब ये जो है वो इस सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन ए का क्या बना था 1 1 2 2 3 3। देखें वही है 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन आ गया। तो आर जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। Let S be a set. An order on S is a relation denoted with this symbol with the following properties. Number 1, for each pair A B belongs to S, exactly one of the following is true: A is equal to B, or A is less than B, or B is less than A. Next, A B C belongs to S. If A is less than B, B is less than C, then A is also less than C. This relation is transitive, यानी कि ये हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी फॉर एनी सी। इफ सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए सी इज लेस देन बी सी। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पो सेट भी हम इसको कहते हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज अ रिलेशन ऑन अ सेट एस सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू एस। वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो। ये मैं आपको बताता हूँ सारा, सिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव भी हो। इसको हम डिटेल में चेक करते हैं। लोअर बाउंड, इन्फीमम, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन सब को भी अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम। बाउंडेड सेट क्या है? आसान लफ्जों में ऐसे समझ लें कि ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री हो वो बाउंडेड सेट कहलाता है। बाउंड्री हो से क्या मुराद है? आपको उसका राइट साइड से भी एंड पता हो, लेफ्ट साइड से भी आपको उसका एंड पता हो। बल्कि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। फाइनाइट क्या है? जो रुक जाता है। जैसे मतलब मैं ए लिखता हूँ 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं ए लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट सेट है। जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड है। मुझे पता ना इसकी बाउंड्री क्या है, 1 है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से क्या है, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है? सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। सेट बाउंडेड अबव है, देखें इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, सो इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एक साइड से भी अगर वो बाउंडेड ना हुआ, यानी कि बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, तो वो अनबाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे ये वाला सेट है, इसको बी का चले नाम देते हैं। सेट बी जो है वो अनबाउंडेड है, ए जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन देख लें। सेट इज बाउंडेड अबव इफ इट हैज एन अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? ये अपर बाउंड है आपका 4। इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन द सेट इज सेड टू बी
बाउंडेड अबव। इसी तरह अगर लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है 1, लेकिन इसमें अपर बाउंड का पता नहीं है बी में, इसलिए बी जो है वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव क्या है जी, इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। 10 जो है ये आपका अपर बाउंड है। अब 10 से आगे भी सारे अपर बाउंड ही हैं। 10 के बाद क्या आ जाता है जी 11 12 13 14, ये सारे अपर बाउंड हैं। और 1 और 1 से पीछे जो है ना 1 0 -1 -2 ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहलाते हैं। 10 11 12 13 ये सारे क्या हैं अपर बाउंड्स। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है 10 है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सुप्रीमम कहते हैं। सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। और इनमें लोअर बाउंड कौन से हैं जी 1 0 -1 -2 चलते जा रहे हैं पीछे। ये सारे के सारे जो हैं ये लोअर बाउंड्स हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है 1। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फीमम कहते हैं। लेट S be a non-empty subset of real numbers. An element M belongs to R is called an upper bound of S. अब देखें an element M belongs to R है, यानी कि अपर बाउंड का आपके सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। ये अपर बाउंड सेट से बाहर भी हो सकता है। M belongs to R is called an upper bound of S if for all, ये उल्टा है जो for all का सिंबल होता है, for all दूसरी तरफ लिख सकते हैं, for all x belongs to S, यानी कि S के सारे एलिमेंट्स, S के सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स M जो है इससे छोटे हों, 11 छोटे हों या बराबर हों, इक्वल भी है क्योंकि 10 है ना, 10 के इक्वल भी है। आप देखें 11 12 13 14 ये सारे जो हैं ये जितना भी सेट है ये सारे से छोटे हैं, सिर्फ 10 ही इक्वल है, इक्वल भी इसमें शामिल है। सुप्रीम क्या है जी लीस्ट अपर बाउंड, ये मैंने आपको इधर बता दी। लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। इस सेट में हमारे पास सुप्रीमम क्या है 10। लोअर बाउंड भी देख लें, बता दो मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या, लेट S be a non-empty subset of real numbers and element M belongs to R। इसमें भी देखें M belongs to R, M belongs to S नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ S इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S M इज लेस देन इक्वल टू x। उसमें क्या था ग्रेटर, इसमें क्या है लेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जांपल्स ये आप देख चुके हैं ना 1 to 10। हाँ जी, ये वो एग्जांपल आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीमम या इन्फीमम जो हैं उनका उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें नहीं 1 1/2 1/3 1/4, ये अब हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो 1/2 1/3 1/4 ये अब आपके छोटे नंबर होते हैं। मतलब 1/2 है 0.5, देखें ये 1 है, फिर आगे क्या है 0.5, फिर 0.3, छोटे होते हैं। तो एंड में आपके पास 0 आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा 0। तो इन्फीमम ऑफ S जो है वो 0 है, लेकिन 0 देखें इसमें तो मैंने 1/n लिखा हुआ। और सुप्रीमम ऑफ S जो है वो आपके पास 1 है, सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0। सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट A, और इसमें एलिमेंट्स कौन से लिए 5 से छोटे, x लेस देन 5। तो लेस देन 5 कौन से हो गए 4 3 2 0 1 फलां फलां फलां। तो अब ये सिर्फ बाउंडेड अबव है ना, 4 से छोटे हैं ना, 4 3 2 1 इधर चलते जा रहे हैं। अब ये बाउंडेड अबव है, ये तो अबव वाली बाउंड्री मुझे पता है, लेकिन डाउन वाली मुझे नहीं पता, तो अनबाउंडेड हो गया। ये भी देखें ना ऊपर वाली बाउंड्री पता ना नीचे वाली, अनबाउंडेड हो गया। इसमें दोनों पता है, लोअर -10 है अपर +10 है, ये भी ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि 5 अपर बाउंड का मुझे पता है, लोअर बाउंड वही नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 5 और 5 से ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा 5, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम D is 5। यानी कि अगर आपके पास बाउंडेड अबव वाली बात है तो उसका मतलब होगा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है।
इसी तरह अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो इन्फीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखें 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। लोअर बाउंड क्या है 2 और 2 से पीछे 0 -2 फला फला फला। इन्फीमम क्या है ये 2। समझ लें बड़े वालों में से सबसे छोटा और छोटे वालों में से सबसे बड़ा है। कंप्लीटनेस एक्सियम क्या है? इफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव then it has a supremum. The above property is called completeness, and we say that the real number system is a complete ordered field. A non-empty set S of real numbers is bounded above, then the supremum is the unique real number such that x is less than equal to beta for all x in S. And if epsilon is greater than 0, then there is an x naught in S such that x naught is greater than बीटा माइनस एप्सिलॉन। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? इफ रो एंड एप्सिलॉन आर पॉजिटिव देन द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन रो फॉर सम इंटीजर एन। इसका प्रूफ भी मैं आपको एंड में करवाता हूँ। डेंस सेट इन आर, डेंस सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ए ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी डेंस इन आर इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। उस सेट में जितने भी ओपन इंटरवल बन रहे हैं ना उन सब में उस सेट का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आ रहा। एग्जांपल क्या? रेशनल नंबर्स आर डेंस इन आर। रेशनल नंबर्स आर डेंस इन आर दैट इज इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स विद ए इज लेस देन बी देन देयर इज अ रेशनल नंबर p by q such that a is less than p by q less than b. Set of rational numbers is not complete. पहले तो हमें पता हो ना कंप्लीट हम कहते हैं कि इसको सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन एस हैज लिमिट दैट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। और कंप्लीट है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? एक एग्जांपल है उसकी छोटी सी, एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1 1.1 1.01 अप टू सो ऑन। ये कन्वर्ज करती है अंडर 2 पे। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये रेशनल हैं लेकिन अंडर 2 जो है वो तो इरेशनल है। इस वजह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको प्रूव भी करते हैं इंशाल्लाह। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल एंड आल्सो द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हम लेट करते हैं जी आर जो है वो रेशनल नंबर है और एस जो है वो इरेशनल नंबर है। So by the definition of rational numbers, R can be written in the form of P over Q. P and Q both belongs to integers. Q is not equal to 0. इन दोनों का GCD भी 1 होना चाहिए। We have to show that product of R and S is an irrational number. तो हम इसके अगेंस्ट चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि नहीं ये जो है प्रोडक्ट ये रेशनल है और एंड में इसको कंट्राडिक्ट कर देंगे। वी कंट्रेरी सपोज दैट आर एस इज अ रेशनल नंबर सो आर एस कैन बी रिटन एज पी प्राइम बाई क्यू प्राइम। पी प्राइम और क्यू प्राइम दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। क्यू प्राइम 0 भी नहीं है, इनका जीसीडी भी 1 है। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आर की जगह हमने पी ओवर क्यू पुट कर ली, इनके बन गया पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम इंटू क्यू बाई पी। आर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है जी? क्यू प्राइम भी 0 नहीं है, P प्राइम भी 0 नहीं है, Q भी 0 नहीं है, P भी 0 नहीं है। Where S is a rational number because this is a group with respect to multiplication, which is a contradiction due to the fact that S is an irrational number. Hence our supposition is wrong and the product of non-zero rational and irrational number is irrational number. Prove that the sum of rational and irrational number is an irrational number. उसी तरह हम लेट कर लेते हैं, R जो है वो रेशनल है, S जो है वो इरेशनल है। R को P बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया, वो सारी बातें कर ली। R प्लस S हमारे पास आ जाएगा P प्राइम बाई क्यू प्राइम। R प्लस S हमारे पास आ जाएगा P प्राइम बाई क्यू प्राइम। और P प्राइम और Q प्राइम दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। Q प्राइम 0 भी नहीं है, दोनों का GCD भी 1 आ रहा है। तो R प्लस S हमारे पास आ जाएगा P प्राइम बाई क्यू प्राइम। R प्लस और जाके माइनस होगा, R की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वही बातें आ जाएंगी। P 0 नहीं है, Q 0 नहीं है, Q प्राइम भी 0 नहीं है, P प्राइम भी 0 नहीं है। S is a rational number because it is a group with respect to addition, which is a contradiction because S is an irrational number, so our supposition is wrong and the sum of rational and irrational numbers is also an irrational number. ये क्वेश्चन भी आप साथ ही चेक कर लें।
show that under root 2 is an irrational number. We contrary suppose that r is a rational number. So by the definition r can be written in the form of p over q. r is equal to under root 2, तो p over q हमारे पास आ गया under root 2, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो 2 हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे कह लें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। देन देयर एग्जिस्ट q प्राइम बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि फिर एक ऐसा इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट करेगा कि p इज इक्वल टू 2q प्राइम आप लिख लें, q के 2p को डिवाइड जो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो p उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो 2q प्राइम का जो स्क्वायर है वो आपके पास 4q प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 जार 4, q स्क्वायर आ गया 2q प्राइम स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन बन गई है, यानी कि यहाँ से भी हमें क्या पता चला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डिवाइड हो तो 2q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है 2q को भी डिवाइड करेगा, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q का जीसीडी तो फिर 1 ना हुआ, यानी कि कंट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब है जो हमने लेट किया हुआ था वो ठीक नहीं है और अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये जो भी हमने शो किया था अंडर रूट 2 इरेशनल है, ये हमने प्राइम नंबर के लिए किया था, 2 प्राइम था, लेकिन अगर कंपोजिट आ जाए फिर आपने ये मेथड अप्लाई नहीं करना। फिर आप इसको कैसे करेंगे, आप उसी तरह उसको लेट कर लेंगे कि अंडर रूट 8 जो है वो रेशनल है, यानी कि हम उसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आपने दो वो नंबर ढूंढने हैं जिनके कंप्लीट स्क्वायर हों आगे भी, यानी कि 8 से जो बड़ा कंप्लीट स्क्वायर वाला है जैसे 9 है, और 8 से छोटा जो कंप्लीट स्क्वायर वाला जैसे 4, आपने उसको इस तरह लिख लेना है। तो आप उस इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 9, ये आपके पास आ जाएगा 2 इज लेस देन स्क्वायर रूट 8 लेस देन 3। तो अंडर रूट 8 को हम p ओवर q कह देते हैं, q से हम मल्टीप्लाई अगर करें तो 2q इज लेस देन p लेस देन 3q, फिर हम 2q को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ p माइनस q आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ q रह जाएगा, यानी कि 0 इज लेस देन p माइनस 2q लेस देन q, और q जो है वो एक इंटीजर था, यानी कि आपके पास एक पॉजिटिव, ये जो आपके पास चीज़ आई हुई है ये एक पॉजिटिव इंटीजर आई हुई है, देखें ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेस देन सम इंटीजर, तो ये भी इंटीजर है, p माइनस 2q इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन q। तो हम इसको अगर अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि दोनों तरफ अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई, मतलब एक तरफ हमने अंडर रूट 8 लिख लिया, एक तरफ p ओवर q लिख लिया, इसको हम सिंप्लीफाई कराते हैं, ये आ जाता है 8q माइनस 2p। तो ये तो हमारे पास इंटीजर आ, देखें q भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर एक इंटीजर आ जाएगा। तो ये तो कंट्रडिक्शन है, इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो ट्रू नहीं है और अंडर रूट 8 जो है वो इरेशनल नंबर है। The set of irrational number is dense in the reals. That is, if a and b are real numbers with a is less than b, there is an irrational number t such that a is less than t less than b. ये भी मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूँ, उससे इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक S है और एक T है, या पर X और Y कुछ भी नाम दे लें। We will have to show that there is an irrational number L between S and T such that S is less than T. आप ऐसे क्वेश्चन को कह लें there exists an irrational number between two real numbers. S is less than T, T minus S is greater than 0. तो हम ऐसे लेट करते हैं जी, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है K और t माइनस एस है ग्रेटर देन अंडर 2/k। अंडर 2/k से हमें पता चल रहा है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको w का नाम दे देते हैं। हम लेट करते हैं सेट कैपिटल S J such that JW is greater than equal to T. It follows from Archimedean property that S is non-empty set. Let M be the least element of S such that MW is greater than equal to T. M minus 1 into W is less than T. T से लेस है तो हम लेट कर लेते हैं कि M minus 1 into W less than equal to S, या MW minus W is less than equal to S, तो माइनस W दूसरी साइड पे जाके हमारे पास प्लस W हो जाएगा, या MW is less than equal to S plus W is less than T। लेकिन हमने जो लेट किया था हमारे पास जो S सेट हमें बता रहा था वो कह रहा था MW is greater than equal to T, which is a contradiction. So M minus 1 into W is greater than S but less than T. Say M minus 1 into W, इसको हम N कह देते हैं। W एक इरेशनल नंबर है, तो ज़रा ये जो कुछ भी है ये हमारे पास इरेशनल आ जाएगा। ये भी हमने पॉजिटिव के लिए प्रूव किया है।
अब इसको नेगेटिव के लिए भी चेक करते हैं। सपोज एस इज लेस देन इक्वल टू 0, p is positive integer that s plus p is greater than 0. From case 1 there exists an irrational number u such that s plus p is less than u which is less than t plus p. तो इनइक्वालिटी में हम p सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा s is less than u minus p which is less than t. u minus p इसको हम n कह लेते हैं. This implies that s is less than n and less than t. तो n हमारे पास इरेशनल बन गया क्योंकि u जो है वो इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आता है. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना है, प्लस बी होल मार्ट इज लेस देन इक्वल टू ए मार्ट प्लस बी मार्ट. ये आपको बीएससी वाली बुक में मिल जाएगी. एंड में देखेंगे कि टाइम हुआ तो मैं प्रूव करा भी दूंगा. नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम. माइनस इन्फिनिटी या जो प्लस इन्फिनिटी है उनको आपने इन्फिमम और सुप्रीमम लेके चलना होता है. नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनबाउंडेड अबव if it has no upper bound, or unbounded below if it has no lower bound. It is convenient to adjoin to the real number system two fictitious point, positive infinity and negative infinity. जैसे ये लिखा हुआ है, if S is non-empty set of reals, then we write supremum of S is equal to infinity to indicate that S is unbounded above, and infimum of S is equal to minus infinity to indicate that S is unbounded below. और एस अगर हमारे पास ऐसा है कि x लेस देन 2 है तो सुप्रीमम ऑफ एस हमारे पास 2 आ गया, और इन्फीमम को माइनस इन्फिनिटी कह रहे हैं. ये डायग्राम्स मैंने साथ बना दिए, आप इनको देख लें. इसी तरह एस अगर आपके पास ऐसा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो इन्फीमम हमारे पास -2 आ जाएगा और सुप्रीमम इन्फिनिटी. इफ एस इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देन सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. जनरलाइजेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि अगर दो से ज़्यादा आपके पास सेट्स हैं तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह A1 यूनियन A2 यूनियन A3. अगर 3 आ गए तो आप उसको लिख देंगे U AI वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 n तक भी आप जा सकते हैं. इंटरसेक्शन के केस में भी ऐसा ही है. एप्सिलॉन नेबरहुड या नेबरहुड, इफ x नॉट इज अ रियल नंबर एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन ओपन इंटरवल x naught minus epsilon comma x naught plus epsilon is an epsilon neighborhood of x naught if the set S contains an epsilon neighborhood of x naught, then S is neighborhood of x naught and x naught is the interior point of S. छोटी सी एग्जांपल की हुई है कि हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं 2, एप्सिलॉन को आप 0.1 रख लें तो आपके पास 2.1 आ जाएगा x naught प्लस एप्सिलॉन, और 1.9 हमारे पास आएगा x नॉट माइनस एप्सिलॉन. यानी कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया 1.9 से 2.1 तक. अब अगर हमारे पास एक सेट है -3 से 3 तक, सेट कह लें या आप उसको ओपन या क्लोज इंटरवल कह लें, -3 से 3 तक, तो ये 1.9 to 2.1 ये जो ओपन इंटरवल था ये इसका सब सेट होगा. तो इसका मतलब क्या है कि S इज नेबरहुड ऑफ x नॉट, यानी कि जो सेट है ये 2 का नेबरहुड कहलाएगा, और 2 जो है उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं. 2 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट -3 to 3. -3 to 3 इज नेबरहुड ऑफ 2. ये अगर आप रियल लाइन की बात कर रहे हैं तब, अगर आप अपना 2D की बात करें तो फिर उस केस में हम इसको ओपन स्फीयर कहते हैं. सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ S इज द इंटीरियर ऑफ S. अगर सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को आप एक सेट की फॉर्म में दे रहे हैं तो हम उसको सिर्फ S का इंटीरियर कहते हैं. S डॉट से इसको शो करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं इसके. इफ एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर ये S के जितने भी पॉइंट है सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट बन जाएं तो फिर S को हम कहेंगे कि ये ओपन है. या अगर इसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड हो तो भी हम इसको कहेंगे कि ये ओपन है. सेट S इज क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन, यानी कि जो प्रॉपर्टी पहले S पे चल रही थी वो अगर S कंप्लीमेंट में आ जाती है, अगर S कंप्लीमेंट ओपन हो जाता है तो फिर S क्लोज्ड होगा. यानी कि S के कंप्लीमेंट का अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाता है तो S का कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा. अगर S का कंप्लीमेंट ओपन है तो S क्लोज्ड. यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड. पॉइंट क्या है, ये एक सेट है हमारे पास, दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन. एक ओपन इंटरवल है 0 1, दूसरा ओपन इंटरवल है 1 2.
तो 1 अब ना तो 0 1 में है और ना ही 1 2 में है, लेकिन अगर हम 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन चेक करें तो दोनों इसमें मौजूद हैं। मसलन 1.1 इसमें है और 0.9 वो 0 1 वाले ओपन इंटरवल में। 1 जो है उसको हम फिर लिमिट पॉइंट कहेंगे। 1 इज लिमिट पॉइंट बिकॉज 0.9 एंड 0.1 बोथ बिलोंग्स टू एस, बट 1 डजंट बिलोंग्स टू एस। 1 उसमें मौजूद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन वो अगर उसमें मौजूद हैं तो फिर 1 को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट contains a point of s, or if it is a point of closure. X naught is boundary point of s if every neighborhood of x naught contains at least one point in s and one not in s. The set of boundary points of s is the boundary of s. यानी कि आप ऐसा कह लें कि ना वो इंटीरियर में हो ना एक्सटीरियर में हो तो हम उसको बाउंड्री पॉइंट कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाई करली एस। द क्लोजर ऑफ एस डिनोटेड बाई एस बार, और क्लोजर क्या है आपके पास जो सेट एस है और जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं सारे के सारे उनका यूनियन जो है वो क्लोजर ऑफ एस कहलाता है। एक्स नॉट इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स नॉट इज द क्लोजर एंड आल्सो इन द क्लोजर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। एक्स नॉट इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस एंड देयर इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट दैट कंटेन्स नो अदर पॉइंट ऑफ एस। एक्स नॉट इज एक्सटीरियर टू एस इफ एक्स नॉट is in the interior of complement of S, इनके complement में है तो वह exterior कहलाएगा। collection of such points is called exterior। एक एग्जांपल भी छोटी सी, S हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 2 यूनियन 3, ये 3 सिंगल्टन सेट है। 1 2 जो है वो ओपन इंटरवल है और माइनस इन्फिनिटी टू -1 सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन भी कह सकते हैं। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ S इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 2, और बाउंड्री पॉइंट्स आपके पास आएंगे -1 1 2 3, देखिए -1 1 2 3, और क्लोजर आपके पास क्या आ जाता है बाउंड्री पॉइंट्स और एस सेट खुद। तो जब आप इनका यूनियन लेंगे आपके पास ये सारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1। देखें इसमें -1 यूनियन 1 to 2, अब देखें इसमें 1 2 ये ओपन इंटरवल था, अब तो ये क्लोज्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये 1 2 भी आपने इसमें शामिल करने हैं। साथ सिंगल्टन सेट उसी तरह आ गया। एस माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3, देन 3 इज द ओनली आइसोलेटेड पॉइंट क्योंकि सिंगल्टन -1 to 1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। डायग्राम भी मैंने उसकी बना दिए, देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओपन कवर, सब कवर, कंपैक्टनेस। ओपन कवर क्या है, सब कवर क्या है, सेट कंपैक्ट कब होगा, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। कंपैक्ट सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जिसके हर ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर भी मौजूद हो। अगर फाइनाइट नहीं है तो फिर वो सेट कंपैक्ट नहीं है, फाइनाइट का वर्ड ज़रूरी है। लेट अस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। वो जो ओपन सेट्स है ना उनका यूनियन जो है वो ओपन कवर कहलाता है। कब? इफ S is a subset of union of that open intervals. A subcollection of open cover of any set is called a subcover. C1 minus 2 and 2 and belongs to capital N. अब C1 जो सबसेट है C का, ओपन कवर C भी है और ओपन कवर C1 भी है, लेकिन क्योंकि C1 सबसेट है C का तो इस वजह से C1 जो है वो सब कवर है C का। और अगर ये सब कवर फाइनाइट होगा तो सेट कंपैक्ट कहलाएगा, फाइनाइट नहीं है तो सेट कंपैक्ट नहीं है। रियल लाइन खुद वो कंपैक्ट नहीं है, लेकिन रियल लाइन का अगर कोई सबसेट आप कंसीडर करें वो कंपैक्ट है। ये आपको एक रियल लाइन नजर आ रही होगी, उसमें ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं वो -5 से 5 तक है। ए आपके पास -n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या लिखा हुआ -1 1 -1 से 1 तक, फिर -2 to 2, -3 to 3 अप टू सो ऑन। तो जब आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे आपके पास रियल लाइन पूरी हो जाएगी। इस वजह से जो ए है ये ओपन कवर है। अब नाम से भी मैं पता चल रहा ना, ऐसे ओपन सेट्स जो रियल लाइन सारी कवर कर दें। ए कवर्स द होल रियल लाइन, सो ए इज अ कवर फॉर आर बिकॉज इफ वी टेक द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स दैट इज दिस, वी चेक दैट द होल रियल लाइन इज कवर्ड बाय द कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स।
अब इसी तरह हम एक सेट बी कंसीडर कर लेते हैं -2n, 2n। अब इसमें सारे हमारे पास जो इंटरवल्स आएंगे वो इवन वाले आ जाएंगे, मतलब -2 to 2, -4 4, -6 6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। अब बी भी है ओपन कवर, क्योंकि ये सारे बी जब आप इनका यूनियन लेंगे आपके पास रियल लाइन पूरी आ जाएगी, लेकिन बी क्योंकि सबसेट है ए का तो इस वजह से बी जो है वो सब कवर कहलाएगा। बी इज अ सब कवर ऑफ रियल लाइन। अब ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं, जो ये आपका सब कवर है, ये फाइनाइट नहीं है, ये तो इन्फिनिट है। अगर ये इन्फिनिट है, कंपैक्टनेस वाली बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप आर की बजाय उसका एक सबसेट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये भी एग्जांपल में हमने किया हो ना, हम -6 to 6 तक रहते हैं, तो -6 to 6 हमारे पास अगर कैपिटल ए बन रहा है, हम उसका आगे से जो सबसेट ले रहे थे उसमें अब क्या आ जाएगा, -2 to 2, -4 to 4, -6 to 6, यानी कि बी यहाँ पे अब स्टॉप हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये फाइनाइट हो गया तो इस वजह से जो ए है हमारे पास बड़े वाला सेट, -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -5 to 5 एंड -6 to 6 वो कंपैक्ट कहलाएगा इसके फाइनाइट होने की वजह से। लेट एफ एंड जी बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल एस, शो दैट एफ जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एस इफ एस इज कंपैक्ट। कंपैक्ट पहले हमें समझना पड़ेगा किस सेट को कहते हैं। उस सेट को कंपैक्ट कहते हैं जिसके हर ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर भी हो। कंपैक्ट सेट मींस सेट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। थ्योरम है हैन बोरेल, उसको यूज करेंगे। इट्स मीन एस इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। दूसरी बात यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, एनी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज आल्सो बाउंडेड इन दैट इंटरवल। तो जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल में, अब एस क्योंकि क्लोज्ड है, यहाँ से में ये जज हो रहा है कि ये जो फंक्शंस हैं ये बाउंडेड भी होंगे। यानी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज आल्सो बाउंडेड इन दैट इंटरवल। लेकिन अगर ये इंटरवल बाउंडेड नहीं है तो फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन को आप बाउंडेड नहीं कह सकते। f is uniformly continuous on s, so f is bounded. Similarly, g is uniformly continuous on s, so g is also bounded. जो बातें पता चल चुकी हैं वो ये हैं कि s बाउंडेड है, f भी बाउंडेड है और g भी बाउंडेड है। एप्सिलॉन हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर f एंड g आर बाउंडेड ऑन s, तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन यूज कर लेंगे। सो देयर एग्जिस्ट सम m1 एंड m2 एनी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x इज लेस देन m1। इन्फिनिटी भी हम इसकी जगह लिखते होते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g of x इज लेस देन m2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 कह रहा हूँ। फॉर एनी x y बिलोंग्स टू कैपिटल X, एफ जी एक्स माइनस एफ जी वाई, यानी कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से जी ऑफ वाई कॉमन आ जाएगा और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी यूज कर लेंगे। ए प्लस बी होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। इस सारे को हम ए कंसिडर कर रहे हैं और इस सारे को हम बी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ वाई, ये कॉमन आ गया, इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन m1 था, यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं। इसको मैं इनइक्वालिटी नंबर 3 कह रहा हूँ। बिकॉज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एस, अब हम कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन को यूज करेंगे। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 साइड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m2। अच्छा, यहाँ पे हम वैसे नॉर्मली सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, तो जो 2m2 यूज़ किया वो m2 को कैंसिल करवाने के लिए यूज़ किया। देखें जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये वैल्यू आपके पास और छोटी हो जाएगी। मतलब फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास 0.5 है एप्सिलॉन जो है, तो 0.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास और छोटी वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये और बेटर रिजल्ट है। वी वांट टू यूज़ इनइक्वालिटी नंबर 3, दैट्स व्हाई वी यूज्ड 2m2। Absolute value of f of x minus f of y is less than epsilon by 2m2 whenever absolute value of x minus 1 is less than delta 1. G is uniformly continuous on S, so there exists some delta 2 greater than 0, यानी कि जो f के लिए हमने यूज़ किया ना वही हम g के लिए अब यूज़ कर लेते हैं। There exists some delta 2 greater than 0 such that absolute value of g of x minus g of y is less than epsilon by 2m1। तो जैसे इधर हमने 2m2 यूज़ किया था इसी तरह हम इधर 2m1 यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जब हम इनइक्वालिटी नंबर 3 की तरफ जाएं वैल्यू पुट करने के लिए तो इजीली कैंसिल हो जाएं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g of x माइनस g of y इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m1
whenever absolute value of x minus y is less than डेल्टा 2। तो इन दोनों में से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से जो भी लेस है, अब हम उसको कंसिडर करके इन सारी बातों को कंबाइन करने लगे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं डेल्टा जो है वो मिनिमम है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको हम पिक कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m2 whenever absolute value of x minus y is less than डेल्टा। आप देखें मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 नहीं लिख रहा, मैंने डेल्टा लिख दी है, इसको नंबर 4 कह रहा हूँ। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g ऑफ x माइनस g ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m1 whenever absolute value of x माइनस y इज लेस देन डेल्टा। अब ये जो 4 और 5 आई हैं इनको हम यूज कर लेंगे। 4 और 5 को हम इक्वालिटी नंबर 3 में पुट करेंगे। आपके पास वो इक्वालिटी नंबर 3 थी। बाय यूजिंग 4 एंड 5 इन 3 वी गेट absolute value of f g x minus f g y is less than m1। absolute value of g x minus g y की जगह एप्सिलॉन ओवर 2m1। इसी तरह absolute value of f x minus f y की जगह एप्सिलॉन ओवर 2m2। तो m1 और m1 कैंसिल हो जाएंगे, m2 और m2 कैंसिल हो जाएंगे, भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये आपके पास एप्सिलॉन आ जाएगा। यही तो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। हैंस बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एफ जी इज यूनिफॉर्मली continuous on set S is closed if and only if no point of complement of S is limit point of S। वो सारी पीछे वाली डेफिनेशन आप जेन में लाएंगे तो ये बातें आपको दोबारा क्लियर हो जाएंगी। सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ S contains all of its limit points। ये भी अच्छी डेफिनेशन है क्लोज सेट की कि अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट क्लोज्ड कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगी। ज़रा 1 के अकॉर्डिंग इधर हमारे पास कोई ना कोई f(1) होगा, 2 के हिसाब से f(2), इसी तरह f(3) और f(4). f(1) को हम a1 कह देते हैं, f(2) को a2, f(3) को a3, f(4) को a4। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन चुकी है a1, a2, a3, a4। अब जो डोमेन है वो फाइनाइट है तो ये सीक्वेंस भी आपको फाइनाइट मिलेगी। डोमेन अगर इन्फिनिट है तो सीक्वेंस भी आपको इन्फिनिटी मिलेगी। रेंज के एलिमेंट्स हैं यानी कि जो सीक्वेंस है आपकी, अगर वो सारे रियल नंबर्स हैं तो वो सीक्वेंस रियल सीक्वेंस कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कोई एक भी आ गया, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगी।